एवरीवन, आई एम सीमा कौशिक। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थर्ड पार्ट, जिसमें हम कर रहे थे डिसीजन। हम फर्स्ट डिसीजन जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन था उसको हम अच्छे से क्लियर कर चुके थे कि हमें क्या करना था, इन्वेस्ट करना था, राइट। हम कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे वो हम देख रहे थे। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं दैट इज सेकेंड जो डिसीजन है, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग, देखो फाइनेंसिंग डिसीजन का मीनिंग क्या होता है। फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जो फाइनेंस है उस फाइनेंस को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं। सोर्सेज अवेलेबल हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन मीनिंग हमें फाइनेंस इकट्ठा करना है, फाइनेंस के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है कि कौन से हमारे पास सोर्सेज हैं जहां से हम फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, एक होता है हमारा डेट और एक होता है हमारा इक्विटी, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। ओके, डेट और इक्विटी जो है हमारे पास सोर्सेज है, या तो हम डेट से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं या फिर हम इक्विटी मतलब शेयर्स को क्या करके इशू करके और फिर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर समझो कि जो डेट और इक्विटी है ये तो हमने देख लिया कि यहाँ से पैसा उठाना है, लेकिन यहाँ पर हम ये समझेंगे कि हाउ मच, कि कितना तो हमें डेट से पैसा उठाना है और कितना हमें इक्विटी से पैसा उठाना है, ये बात हम समझेंगे। ठीक है, और जो ये डिसीजन जिसके द्वारा लिया जाता है कि कितना हम डेट से पैसा इकट्ठा करें कितना इक्विटी से करें, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इतनी बात क्लियर होगी। दैट मीन्स कि अगर क्वेश्चन आ रखा है एक बार कि डेट और इक्विटी का मिक्सचर जहां पर होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में। ओके, तो आपको एक एक टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझना है, क्लियर करते चलना, हर लाइन से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि डेट और इक्विटी का मिक्सचर कैपिटल स्ट्रक्चर में होता है, और कैपिटल स्ट्रक्चर ये डिसाइड करता है कि कितना परसेंट तो डेट का इसमें पोर्शन है और कितना इक्विटी का है। दैट मीन्स कि अगर डेट का 10% तो इक्विटी का कितना है 90। लेकिन सोर्सेज हमारे पास कौन से अवेलेबल है, ओनली 2, डेट एंड इक्विटी। यहाँ देखो जो ये कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लिया जाता है कि कितना डेट और कितना इक्विटी, वो डिसीजन लिया जाता है फाइनेंशियल मैनेजर द्वारा। किसके द्वारा, फाइनेंशियल मैनेजर द्वारा। ओके, अब ये फाइनेंशियल मैनेजर कैसा डिसीजन लेगा। देखो एक मैनेजर, उसके दिमाग में इतना तो चल रहा है कि भाई उसको डेट लेना है और इक्विटी लेना है, वो किस बिहाफ पर डिसाइड करेगा कि कितना पोर्शन डेट और कितना इक्विटी। वो फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो ये चाहता है कि उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर हो वो ऑप्टिमम हो। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्टिमम का मीनिंग क्या है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम हो, इसका मीनिंग क्या है। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर के ऑप्टिमम का मीनिंग होता है कि जहां पर आपके जो सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, इक्विटी है आपके पास, डेट है, उनकी कॉस्ट कम से कम आए, कॉस्ट आपकी क्या हो, मिनिमम हो। ओके, और दूसरी बात, दो बातें वो ध्यान में रखेगा। दूसरी बात, उसकी मार्केट वैल्यू की जो शेयर्स की वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू जो है वो क्या हो, एनहांस हो। अब ये कैसे डिसाइड करेगा, देखो कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर, या हम भी लगा लेते हैं, हमें पता है जो डेट जो होते हैं वो हाईली रिस्की होते हैं। ठीक है, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो हम क्या सोचते हैं, डेट को हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना है, चाहे हमारी कंपनी लॉस में जाए फिर भी हमें क्या करना है, डेट को पेमेंट करनी पड़ेगी उसके इंटरेस्ट की। समझ रहे हो, डेट मीन्स उसका जो रिस्क है, रिस्क का लेवल वो क्या है, हाई है। लेकिन इन कंपैरिजन टू अगर हम डेट की इक्विटी के साथ कंपेयर करें तो इक्विटी में क्या है, अगर लॉस हो रहा है कंपनी को देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जो रिस्क का लेवल है वो क्या है, अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लो है। चलो एक पॉइंट फाइनेंशियल मैनेजर ने डिसाइड किया कि डेट में रिस्क का पोर्शन क्या है, इक्विटी में रिस्क का पोर्शन क्या है। अब सेकेंड पॉइंट उसने ये देखा, फाइनेंशियल मैनेजर ने सेकेंड पॉइंट ये देखा कि जो डेट है, समझ रहे हो, अगर उसका रिस्क ज्यादा है उसके साथ एक बेनिफिट भी जुड़ा हुआ है, और वो क्या है, वो बेनिफिट है आपके टैक्स का। ठीक है, क्योंकि डेट में आपका इंटरेस्ट पहले माइनस हो जाता है। हमने कहा था ना कि ईबीआईटी में से क्या पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, उसके बाद जो अमाउंट बढ़ती है उस पर टैक्स लगता है।
ठीक है ना। एक तो 100 रुपए पर आपका टैक्स लग रहा है, एक 20 रुपए माइनस करने के बाद 80 पर टैक्स लग रहा है, तो फायदा है किसमें, डेट में। तो रिस्क अगर बढ़ रहा है तो फायदा भी है। इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं है, डिविडेंड सबसे बाद में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, टैक्स उससे पहले लग जाता है। तो ये सारे माइंड में उसके कंफ्यूजन चलता रहता है फाइनेंशियल मैनेजर के, राइट। और फिर वो डिसाइड करता है कि कितना पोर्शन वो डेट का रखे और कितना पोर्शन वो इक्विटी का। और ये जो डिसीजन जिसके द्वारा लिया जाता है फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा, उसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। और जो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है उसका मीनिंग भी यही होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन के रिगार्डिंग आपको एक इम्पोर्टेंट बात और याद करनी है, जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करी थी, ठीक है, कि हम दोनों का मिक्सचर होता है, किसका, डेट और इक्विटी का। तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि अगर हमने पूरे के पूरे इक्विटी ले रखे हैं, पूरे के पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी ले रखा है, तो जो रिटर्न इक्विटी की आएगी, जो टोटल रिटर्न इक्विटी से कमाएंगे हम, वो होगी हमारी फर्म की टोटल वैल्यू के इक्वल, ओके। क्योंकि अगर दोनों का होता है तो दोनों का टोटल करके मतलब जो डेट है, डेट से जो रिटर्न कमाई प्लस इक्विटी से जो रिटर्न कमाई, तब हम कहते हैं कि फर्म की वैल्यू है ये। लेकिन अगर हमने सारा इक्विटी से ले रखा तो हमें पता है कि सारी की सारी फर्म की वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। एक बात और याद रखना, यहाँ पर जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो डेट का इस्तेमाल कर रहा है। क्यों कर रहा है वो डेट का? क्योंकि इस पर आपको फिक्स रेट से देना पड़ता है, जरूरी नहीं 10%, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिक्स रेट से आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है इनको, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखो रिस्क आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है वो पहले माइनस हो जाएगा, ये बात हमने कर ली। और इससे क्या हो जाएगा, हमें टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, टैक्स शील्ड, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि अगर ऐसा होता है और उसकी वजह से आपकी इक्विटी, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनकी वैल्यू एनहांस होती है, उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो एनहांस हो जाती है, तो याद रखना उसी को फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ रखा है क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज। मतलब कि डेट का पोर्शन हम ले रहे हैं, इसकी वजह से रिस्क तो बढ़ रहा है, लेकिन वो इंटरेस्ट डायरेक्ट होने की वजह से शेयर होल्डर्स की वैल्यू एनहांस हो जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज। यहां तक क्लियर हुआ, ओके। नंबर पर आता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। अब ये डिविडेंड डिसीजन क्या है, स्टार्टिंग में हमने एक बात करी थी कि हमें क्या है, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करी थी कि हमें इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट क्या करेंगे, कोई ना कोई फंड्स चाहिए, कोई ना कोई मतलब फाइनेंस चाहिए। अब फाइनेंस हमने कहाँ से रेज किया, फाइनेंसिंग डिसीजन से, कि कहाँ से रेज करना है फाइनेंस, ओके, डेट से या इक्विटी से। अब वो हमने डेट या इक्विटी से जो फाइनेंस रेज करा उसको हमने इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट में मतलब इन्वेस्टमेंट में नहीं, रियल एसेट्स में, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहा गया, राइट। अब जो यहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया उसके बदले में हर एक फर्म चाहती है कि उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, राइट। तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट के बदले में रिटर्न आई, अब वो क्या है, हमें जिनसे हमने पैसा ले रखा था, रेज कर रखा था एक फर्म ने इन्वेस्टर से, उसको क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और वो डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, डिविडेंड डिसीजन में। तो डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है कि जो फर्म के प्रॉफिट्स होते हैं, उनका वो हिस्सा जो कि शेयर होल्डर्स को डिवाइड करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो डिविडेंड होते हैं वो शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, लेकिन ये कंपल्सरी तो नहीं होते। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो कि लो तो नहीं कहता ना कि इनको पे करने हैं। तो यहाँ पर ये जो डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, राइट, कि कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जो फर्म की प्रॉफिट है उनका वो हिस्सा जो हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसी को डिविडेंड बोलते हैं, और डिविडेंड पे आउट रेशियो भी कहा जाता है। क्या बोला मैंने, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। और जो मान लीजिए 100 हमारा क्या था, प्रॉफिट था कंपनी का, उसमें से 70 हमने क्या कर दिया, डिविडेंड पे आउट रेशियो 70% पेमेंट कर दी, बच गया कितना, 30%, तो उसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन रेशियो।
क्या बोलेंगे उसको, रिटेंशन रेशियो। अब देखो, अब फिर दोबारा से उसी की बात आ गई फाइनेंशियल मैनेजर की, कि फाइनेंशियल मैनेजर क्या कर रहा है, यहाँ पर डिसीजन किसके द्वारा लिया जा रहा है, फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा। तो फाइनेंशियल मैनेजर क्या डिसीजन लेगा, ध्यान से सुनो, फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेगा डिविडेंड के रिगार्डिंग कि वो कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे और कितना रिटेन करके रखे। वो कैसे, देखो फर्म की मार्केट वैल्यूज को जो है हाई पर चलता है, मतलब कि गिवन जो एक क्या होता है, फर्म की मार्केट वैल्यू किस तरीके से पता चलेगी उसको, कि अगर उसको लग रहा है कि अगर मैं रिटेन करके रख लेता हूँ प्रॉफिट्स को, क्योंकि मेरी ग्रोइंग फर्म है, ठीक है, तो वो आगे ग्रो करेगी, मुझे आगे दोबारा से इश्यू नहीं करने पड़ेंगे शेयर्स, राइट, पैसा मुझे वहां से मिल जाएगा, तो वहां पे वो रिटेन करके रख सकता है। और अगर उसको लगता है कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना ही फायदेमंद है क्योंकि फर्म ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है, तो वो उसके डिसीजन, हम आगे जाके इसकी पूरी थ्योरीज पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अभी आप इतना ही क्लियर करो, ठीक है। सेकेंड बात आप याद रखना कि जो हमने तीनों डिसीजन किए हैं अभी फिलहाल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने किया है, फाइनेंसिंग डिसीजन हमने किया है और डिविडेंड डिसीजन हमने किया है, तीनों के तीनों डिसीजन आपके लॉन्ग टर्म डिसीजन है। जो मैं ये बातें बता रही हूँ ये हमारे नेट द्वारा यूपीयू पूछ रखे हैं क्वेश्चन, तो आप एक एक बातों को ध्यान से सुनो। तो तीनों के तीनों कौन से डिसीजन, लो, देखो डिविडेंड डिसीजन के रिगार्डिंग आपको एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि जनरली जो डिविडेंड है वो कैश के रूप में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स को, लेकिन कई बार जब कंपनी के पास कैश नहीं होता तो वो शेयर्स के रूप में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिनको बोनस शेयर्स बोला जाता है, ठीक है। एक बात याद रखना, जो बोनस शेयर्स होते हैं वो फुली पेड अप शेयर्स होते हैं, ठीक है, और जो बोनस शेयर्स होते हैं वो फ्री में मिलते हैं आपके शेयर होल्डर्स को, ठीक है, ये बात याद रखना। देखो अब हम कर रहे हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन नाम से क्लियर हो रहा है कि जब लेस देन 1 ईयर का पीरियड होता है तो वो जो डिसीजन लिया जाता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन। जब 1 ईयर से ऊपर हो जाता है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म, और अगर विदिन 1 ईयर तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। अब मेरे को एक बात बताओ, शॉर्ट टर्म डिसीजन क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारी जो फर्म है उसको ये तो नहीं कि मशीनरी की रिक्वायरमेंट डेली पड़ने वाली है, तो कई उसके खर्चे ऐसे होते हैं जो उसको ऑन डेली बेसिस पर रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज़ की, फाइनेंस की, तो क्या उसके रिगार्डिंग उसको कोई डिसीजन नहीं लेना, उसके रिगार्डिंग भी डिसीजन लिया जाता है, और वो जो डिसीजन लिया जाता है उसी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन। और उसी के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, जैसे लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे 3 डिसीजन आ रहे थे, सेम वे में शॉर्ट टर्म के अंदर हमारा एक डिसीजन आएगा जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी डिसीजन। क्या, लिक्विडिटी डिसीजन, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, हमने कल ना थोड़ा सा पढ़ा था लिक्विडिटी डिसीजन, मतलब कि इनफ्लो आउटफ्लो का बैलेंस जो करता है उसको लिक्विडिटी डिसीजन बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर लिक्विडिटी डिसीजन का मतलब क्या होता है। देखो हमें ना कई बार हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं करंट एसेट्स में, क्यों, करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करें तभी तो हम डिसीजन ले रहे हैं ना, किसका, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन का। करंट एसेट्स क्या होती है आपको पता होगा, करंट एसेट्स मतलब जब आप 1 ईयर के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसी एसेट्स को, उनको क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। लिक्विडिटी डिसीजन के अंदर आपको मेन बात एक याद रखनी है कि जो मैनेजर होते हैं जो लिक्विडिटी डिसीजन रखते हैं वो लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में ट्रेड ऑफ बना के चलते हैं। क्या बना के चलते हैं, ट्रेड ऑफ बना के चलते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको ना तो ज्यादा प्रॉफिट्स अपने पास रखने हैं और ना ही ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना है, किसमें, करंट एसेट्स में, समझ रहे हो, मीनिंग कितना करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, कितना अपने पास प्रॉफिट रखना है, उन सब में एक बैलेंस मेंटेन करके चलना, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी डिसीजन। तभी तो इन्वेस्ट किया आपने, इन्वेस्ट किया, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब आपका इनफ्लो है, आपने इन्वेस्ट किया मतलब आउटफ्लो है, उन दोनों में बैलेंस बनाने का काम किसका होता है, लिक्विडिटी डिसीजन का। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने आज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को डिसीजंस को बहुत अच्छे से कर लिया। अब एक बात और याद रख लेना, जो हमारा शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है वो हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोला जाता है।
देखो ये सारे के सारे हम एक एक चैप्टर करेंगे, हर डिसीजन का एक एक चैप्टर है अपना, कैपिटल स्ट्रक्चर का अपना चैप्टर है, डिविडेंड का अपना चैप्टर है, जिसमें से एक एक क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको बेस बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में आप किस तरीके से पढ़ना है। जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है ना, वो क्या होता है, उसके अंदर होता क्या है, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस के करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो जो हमारे करंटली मतलब जो हमारा शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल के अंदर भी वही बातें आएंगी कि हमें किस तरीके से अपने जो करंट ईयर के जो खर्चे हैं उनको किस तरीके से निपटाना है, उसके रिगार्डिंग कैसे कैसे वर्किंग कैपिटल में एक साइकिल हम पढ़ेंगे, वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जो जो कमेंट वगैरह वो कर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।